दोस्तों नमस्कार। चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किस प्रकार की पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जो संकट है वो सब आज हम सबको ग्रसित किया है और हम सब किसी न किसी रूप में इस पर्यावरण के संकट से प्रभावित हैं। तो इस सारे मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ एक मेहमान है, प्रोफेसर शिखा, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष रही हैं और पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने पर्यावरण को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझा है और बहुत शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किया है। ऐसे शख्स आज हमारे साथ हैं, तो हम उनको स्वागत करते हैं। मैडम नमस्कार और हमारे चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर को, दर्शकों को आपकी पर्यावरण के प्रति जो दृष्टि है, पर्यावरण को जो समझ है, वो आज हम इस संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे। पर्यावरण की जो परिस्थिति की जो संकट है, जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं, उसको लेकर आज के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोफेसर बीबी मलिक का, जिन्होंने जो कि इस नए यूट्यूब चैनल को शुरू करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मुझे बुलाने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक पर्यावरण का विषय है, मुझे लगता है कि हम कोई भी अछूते नहीं हैं। पर्यावरण हर तरह से हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अब अगर बात करते हैं कि क्या पर्यावरण एक जेन्युइन कंसर्न है, तो उसका उत्तर मेरे लिए होगा कि ये जेन्युइन कंसर्न ही नहीं है, एक बहुत डिफाइनिंग मीन्स है हमारी वे ऑफ लाइफ का। हमारे जीवन जीने के लिए अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है, पर्यावरण हमारे लिए अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ पर हमारा जो लाइफ है, हमारी जो आयु है, वो संकट में है। तो अगर हम वन बाय वन बात करें पर्यावरण के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ जो आम जनता, आम लोग जिनके नज़र में आती है, वो है क्लाइमेट चेंज। सो वी ऑल वेरी वेल नो अबाउट व्हाट क्लाइमेट चेंज इज एंड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. So both the terms are normally used, you can say, at the same time because they are defining each other. अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो वो ये है कि हमारे पर्यावरण में कुछ बदलाव आ रहा है। आम जन भाषा को समझाने की दृष्टि से अगर मैं कहूँ कि जो हमारे अर्थ, जो प्लैनेट अर्थ है, उसका टेम्परेचर जो है, जिसको ग्लोबल टेम्परेचर हम कहते हैं, वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उसमें प्लस माइनस 0.5 डिग्री की भी वृद्धि होती है, तो वो हमारे पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अब प्रश्न उठता है कैसे घातक है। तो अगर थोड़ा सा भी पर्यावरण के जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होती है, तापमान में अगर वृद्धि होती है, तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है ग्लेशियर्स पर। और आप जानते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों बर्फ से ढके हुए हैं। ग्लेशियर्स के ऊपर ही हमारी सारी नदियाँ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो ग्लेशियर फेड हैं और हमें जल वहीं से मिलता है। अगर अचानक से ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, गलना या पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी कोस्टल एरियाज हैं उनमें फ्लडिंग होगी। अब कोस्टल एरियाज में अगर फ्लडिंग होती है तो कौन इफेक्ट करेगा? सबसे पहले वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि समाज को पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है या पर्यावरण समाज को कैसे प्रभावित करता है, ये एक सिंपल लाइन नहीं है, ये एक लूप नहीं है, बल्कि एक एंटेंगलमेंट है, ये एक वेब है। क्योंकि सोसाइटी में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसका इफेक्ट पर्यावरण पर पड़ता है, और पर्यावरण की कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। तो ये हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है? क्लाइमेट चेंज हो इस तरीके से रहा है कि कुछ तो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, स्वतः घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हैं जिनसे टेम्परेचर बढ़ रहा है।
या कहीं पर जो माइंस है उनमें बर्निंग हो रही है, वहां से धुआं निकल रहा है। तो ये सब चीजें एक परिप्रेक्ष्य में मानी जा सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ योगदान किसका है? हमारा और आपका, हम जैसे लोगों का है। वो इस वजह से क्योंकि अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ने क्या रिजल्ट किया है, एक अर्बन स्प्रॉल फॉर ट्रैफिक। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें से नॉक्शियस गैसेस बाहर निकल रही हैं, और जो नॉक्शियस गैसेस पर्यावरण को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती हैं, वो मीथेन भी हो सकती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकते हैं, सॉक्स हो सकता है, नॉक्स हो सकता है। ऐसे बहुत सी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और जिनका इम्पैक्ट किस पर होता है? पर्यावरण पर होता है। तो क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो कि मैंने पहले भी बताया 15 डिग्री नॉर्मली होता है, इसमें प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ बताई गई थी कि 2050 तक शायद ये ±2 डिग्री तक बढ़ सके। तो इसके लिए बहुत से एग्रीमेंट्स हुए कि किस तरीके से इन एमिशंस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, जिसके लिए हम जेन्युइनली कंसर्न्ड है। और प्रश्न ये उठता है कि हमें क्यों प्रभावित करता है? तो ये केवल हमें नहीं प्रभावित कर रहा है, ये हमें भी प्रभावित कर रहा है, आपको भी प्रभावित कर रहा है, और इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि क्रॉस बॉर्डर्स इसका इम्पैक्ट है सबके ऊपर। मैडम, एक महत्वपूर्ण बिंदु आप जो रेखांकित करना चाहती हैं वो पर्यावरण की जो संकट है या ग्लोबल वार्मिंग की जो संकट है, इसके पीछे जो मानवीय कारण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस मानवीय कारण को कैसे हम पहचानेंगे, उस मानवीय कारण पर क्या हम करें ताकि ये धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या पर्यावरण संकट उभर के आ रहा है तो उसको रोका जा सकता है। इस मानवीय कारण को हम कैसे समझेंगे और कैसे पब्लिक डोमेन में इस बात को ले जाएंगे कि मानवीय कारण को समझें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मानवीय कारण में अगर हम पहली चीज लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हम देख रहे हैं कि हमें जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, हमें ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो एक अर्बनाइजेशन हो गया। तो सब कुछ निर्भर करती है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तीनों चीजों को अगर हम कंसर्न करते हैं तो ये तीनों चीजें हमें प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात है जो हमारा रोजमर्रा की दिनचर्या में हमारा योगदान, जिसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि ईच इंडिविजुअल, हम में से जो कुछ भी सुबह से शाम तक जो कुछ भी एक्टिविटी करता है जिसके द्वारा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे वो घर में खाना बनाने से लेकर हो, चाहे वो घर में एसी का यूज हो या रेफ्रिजरेटर का यूज हो, चाहे वो अन्य और कारण जो हम घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल में लेकर आते हैं। घर में भी जो महिलाएं होती हैं वो कीटनाशकों का यूज करती हैं। घर में भी हम कई ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सही नहीं है। ये तो घर से हुआ। घर से आप बाहर निकलिए तो आपको क्या मिलेगा? व्हीकल। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो हम सब निर्भर करते हैं किस पर? प्राइवेट व्हीकल्स पर। अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स पर निर्भर करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स विल इंक्रीज, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? मोर vehicular emissions. What will be the result of more vehicle emissions? There will be more noxious gases in the environment. At the same time, जो फाइन पार्टिकल होता है PM 2.5, जिसका इफेक्ट हमारे लंग्स पर भी होता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पर भी होता है, बच्चों के ब्रेन्स पे होता है, ये बढ़ता है, जिसकी वजह से ढेर सारे हेल्थ इश्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। ये एक कारण हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरा कारण है, क्योंकि पहले हम कोल फेड स्टेशंस पे काम करते थे, अब नेचुरल है कि हम दूसरे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी डिपेंडेंसी कोल पर अब भी जारी है। तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जिसको हम कोल बर्निंग कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पर्यावरण को खराब करने के लिए। फिर तीसरी चीज है जो हम अर्बन स्प्रॉलिंग की बात करते हैं, कि हमें ज्यादा जमीन चाहिए रहने के लिए। तो होता क्या है, जो पहले फॉरेस्ट लैंड होती है उसको काटते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं उनको हम काटते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पर रिहायशी इलाके, रिहेबिलिटेशन के लिए हम बिल्डिंग्स तैयार करते हैं। तो अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में चेंज कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम
अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा देती हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। वहां पर आपको एक चौर्स घास दिखेगी, उस घास से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। लेकिन आपको पता नहीं, बहुतों को शायद पता नहीं होगा कि पहले वहां पर खेती होती थी। उन फार्मर्स को वहां से हटा के उन्हें डिस्प्लेस किया गया और वहां पर वो घास लगाई गई, उसको हमने एक नेशनल पार्क की तरह विकसित किया। तो ये क्या हो गया, इकोसिस्टम को हमने चेंज किया। एक नेचुरल ग्रीन इकोसिस्टम था जहां नॉर्मली खेती होती थी, खाने की उपज तैयार होती थी, वो अब क्या हो गई, अब एक ऐसी जगह हो गई जहां पर कि वन्य अभयारण्य के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों का, उस पॉपुलेशन का क्या हुआ, उस समाज का क्या हुआ जिसको हमने वहां से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे रखा, क्योंकि अब उनको तो अपनी नेटिव प्लेस मिली नहीं। किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, उनको फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ा अपनी लाइवलीहुड। उनको उस तरीके की चीजें नहीं प्रोवाइड की गई जिन्होंने भी डिस्प्लेस किया उनकी तरफ से, जिससे कि उनका सर्वाइवल आराम से हो सके। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगी, बहुत पुराना उदाहरण है ये। एक मैं ये कह सकती हूँ ह्यूमन इंटरवेंशन, सोसाइटी की इंटरवेंशन किस तरीके से आदमी के इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा। मैं बहुत पीछे जा रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि लैंकाशायर एक जगह है जहाँ जो टेक्सटाइल हब है, जहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते हैं। अब उनको कच्चा माल की जरूरत थी, कच्चा माल का मतलब रॉ मटेरियल। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के जो सदर्न पार्ट था, वहां पर उन्होंने कुछ जगहों को क्लियर किया, वहां पर कॉटन प्लांटेशन के लिए उन्होंने वो जमीन खाली कराई। जो नॉर्मल लैंड थी उसको हटाकर उसको कॉटन प्लांटेशन के लिए तैयार किया गया। वहां पर ईस्ट अफ्रीका से कुछ लोग लाए गए जो वहां पर स्लेव लेबर्स की तरह काम किए। इससे क्या हुआ, अफ्रीका का जो यंग जनरेशन था वहां से हटकर चलाया नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट पे। उन्होंने वहां काम किया कच्चा माल तैयार करने के लिए। जो लैंकाशायर गया जहां पर कॉटन का उत्पादन हुआ, उन्होंने तो बेनिफिट लिया, लेकिन एक जगह की जमीन गई और दूसरी जगह से लोग, जब अफ्रीका से लोग, यंग लोग वहां से माइग्रेट करके वहां चले गए, तो अब वहां पर क्या हुआ, चूंकि अब खेती नहीं हो रही है, जब वहां लोग नहीं है तो धीरे धीरे वहां की जो उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे खराब हो गई। वहां चूंकि लोग नहीं थे, यंग मेंस नहीं थे जो वहां पे काम कर सके, तो वहां की जो इकोनॉमी थी धीरे धीरे ध्वस्त हो गई। तो इस तरीके से सोसाइटी और एनवायरमेंट, अब चूंकि एक नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जहां पर जो ईश्वर ने प्रदत्त जो चीज दी है वो वहां पे ग्रो कर रही हो, लेकिन सोसाइटी का इंटरवेंशन क्या होता है कि उसको हटा दिया जाए। मैं तीसरे उदाहरण आपको दूंगी इसी संदर्भ में। आप सभी दिल्ली गए हुए, आए हुए, वहां दिल्ली रिज नाम की एक जगह है, आप सभी को मालूम है, सेंट्रल दिल्ली में चाणक्यपुरी के पास। वो एक फॉरेस्ट एरिया है। अब वहां पर मैं मजे की बात बताऊं आपको, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उन्होंने, चूंकि राजस्थान से गर्म हवा आती थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने वो जो एंटायर एरिया था, जो लैंड था फॉरेस्ट कवर, उस फॉरेस्ट कवर को हटाकर वहां एक प्लांट लगाया जिसको विलायती कीकर कहते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो ये विलायती कीकर वहां इसलिए लगाया गया जिससे कि वहां पर जो गर्म हवा आती है वो थोड़ा ठंडी हो जाए और वहां पर दिल्ली को एक सांस लेने की जगह मिले। इट्स कॉल्ड अ सेंट्रल रिज रीजन। सो दिस इज अगेन अ ह्यूमन इंटरफेरेंस on the nature, so that we can create an artificial ecosystem for the benefit of the land and society. But still, what happens, we are removing the natural ecosystem by our you can say interventions, and just to meet our greed and sometimes to meet our need. मैडम, आपने महत्वपूर्ण बातें कही, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में बैलेंस कैसे हम करेंगे, ताकि विकास भी चाहिए और साथ साथ हमें पर्यावरण को बचाना है और एक बेहतर जीवन शैली के लिए पर्यावरण के एक जुडिशियस यूज जिसको हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे मैडम, ये बैलेंस एक बहुत बड़ा चुनौती हम सबके सामने है। नहीं, आप बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि ये बैलेंस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें इन सीटू, मतलब जो चीज जहां पर है
वहीं पर हम उसको मॉडिफाई करके पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी अरेबल लैंड थी जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई, लेकिन वो लैंड धीरे धीरे ऐसी हो गई कि नाउ इट हैज टर्न इनटू एन अनफर्टाइल लैंड. Now we are supposed to live over there in the same place because we have to earn our living from that place. So we can use the novel innovations, biotechnological practices, novel agriculture and farming practices to make that land arable, so that the people over here don't have to migrate to another place, but for that major innovation technologies are needed, and that needs not only engineering solutions, not only biological solutions, but it also needs societal thinking, because any innovation is not about new technologies, it is about rethinking. It is about rethinking about new solutions and you can say new viewpoints. This is what I mean. मैडम, जो न्यू व्यू पॉइंट्स है, इनोवेशंस है, या इसको हम यूं कहें कि रिसर्च है, जो नई नई रिसर्च हम उस पर करते हैं, तो क्या भारत की संदर्भ में अगर बात करें, इस जो पर्यावरण की संकट अभी उभर के आया है और आने वाले समय में और भयंकर रूप धारण करेगा, हम लोग जो भी प्रैक्टिसेस अपने जीवन में करते हैं, जो भी रिसर्चेस करते हैं, क्या ये हमें उस तरफ ले जाएगा कि हम पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल या जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अंगीकृत कर पाएंगे? देखिए, उसके लिए सर बहुत सिस्टमैटिक थिंकिंग की जरूरत है, और सिस्टमैटिक थिंकिंग से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हमारे पास पॉलिसीज नहीं है, हम ये नहीं कहते। हमारी पॉलिसीज बहुत दिनों से हमारे भारत की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, बाहर की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, और अभी आपने सुना भी होगा कि कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जारी किए गए थे, जिसमें पॉवर्टी से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ हमने टारगेट किया था। लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बहुत बड़ा गैप है पॉलिसी फ्रेमिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। हम बिल्कुल भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, तो जब तक हम एक यूनिफाइड एक्शन प्लान तैयार नहीं करते और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स हम अगर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, मैं बहुत साधारण सा आपको उदाहरण देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमसे कहा जाता है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर मैं आपको एक छोटे से, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे श्रोता भी हों जिनको इन चीज़ों के बारे में, इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ना पता हो, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम नेचर से लें, ठीक है। मतलब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकें। दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट विदाउट हार्मिंग द हैबिटेट क्वालिटी। सो इफ द हैबिटेट क्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड एंड वी आर टेकिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्योंकि नेचर से ही हमें रिसोर्सेज प्राप्त होता है, तो उन रिसोर्सेज को अगर हम नेचर से ले रहे हैं, उतना ही ले रहे हैं जितनी हमारी ज़रूरत है, और हम कुछ छोड़ दे रहे हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो ये एक आइडियल यू कैन से माइंडसेट है, और ये एक आइडियल इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन इसके साथ साथ ही, जैसे आपने कहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कितना संभव है, तो मैं फिर यही कहती हूँ, दोबारा ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ रूल्स हैं, हमारे यहाँ पॉलिसीज हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिसी होने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत बड़ा एक गैप है, और उस गैप का मुख्य रीज़न ये है कि हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते। हम सबके पास व्हीकल्स होंगे, व्हीकल एमिशंस के लिए कुछ रूल्स हैं, और हमें एक व्हीकुलर एमिशन के लिए वो जो ग्रीन वाला कार्ड चाहिए होता है, वो बनवाना पड़ता है। हर 6 महीने में हमें पोल्यूशन अपनी गाड़ी का चेकअप कराना पड़ता है, और हम सबको शायद मालूम है कि हम वहाँ पे काउंटर पे जाते हैं, उसे कुछ रुपए पकड़ाते हैं जो कि नियमानुसार हमें दे होते हैं, और वो हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन हमारे व्हीकल एमिशन को कभी चेक नहीं करता। तो ये क्या हो गया, मॉनिटरिंग में गैप हुआ। तो रूल्स आर देयर, बट देयर आर गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स। सो यहाँ से हमें चेक करने की जरूरत है। मैडम, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इस इम्प्लीमेंटेशन की 2 स्तर है।
एक तो सरकारी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और दूसरा सिटीजन्स कि जो सिटीजन्स हैं वो इन सारी नियम और कानून को इम्प्लीमेंट करें, अपने दैनिक जीवन में लागू करें। और उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी जो स्टडीज है वो सजेस्ट करता है कि लोग अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता के अभाव है। तो क्या ये दो स्तर को बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जागरूकता के अलावा हम लोग और क्या छोटे छोटे स्टेप्स करने की जरूरत है, ताकि जो सरकार ने नीतियां बनाई है उन नीतियों का अनुपालन हम सुनिश्चित करें और एक बेहतर लिवेबल एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं पर्यावरण में हम जी सकें? नहीं, आपका प्रश्न बहुत समय अनुकूल है और मैं ये कहूँगी कि नीतियाँ हैं और केवल सरकारी स्तर पर उन नीतियों का अनुपालन होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने अंदर ना झांक के देखें, each and every citizen is responsible for his or her own duties. So I am responsible for mine and everyone is responsible for his or hers. But the thing is that when it comes to public speaking, we all speak ideal. But when it comes to implementation at our own level, we think कि कोई इधर उधर देख नहीं रहा है, चलो कूड़ा हम कहीं भी फेंक। प्लास्टिक बैग्स का यूज करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, लेकिन आज भी मार्केट में प्लास्टिक बैग्स बिकते हैं, डिस्पाइट कि कई बार उसको प्रोहिबिट करने के लिए रेट्स पड़ी हैं और उन प्लास्टिक बैग्स को उठा के ले जाया गया है, लेकिन फिर भी एक थैला कैरी करना हमारे बस की बात नहीं होती और हम बाजार में जाकर ये कहते हैं कि भैया प्लास्टिक में जो तुम्हारे पास पॉलिथीन है उसी में दे दो। कहने के लिए एक नया चलन चला है कुछ एक सुपरमार्केट्स में, जहाँ पर बैग्स दिखते हैं जहाँ लिखा होता है आई एम नॉट अ प्लास्टिक, आई एम मेड अप ऑफ कॉर्न स्टार्च, बट दैट ऑल्सो नीड्स सम टाइम फॉर डिग्रेडेशन। A simple plastic bottle can take 20 to 25 years for its complete degradation. A simple plastic bag can take 12 to 15 years for degradation. So, despite the fact that there are stringent rules to prohibit the use of single-use plastics, but still we are using, it is not the government who is not implementing the rules, but we are not following it. Now comes to monitoring. So government cannot come and stand in front of your houses saying कि नहीं तुम घर से निकल रहे हो और तुम कपड़े का थैला लेकर। महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो सिटीजन्स हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण की जागरूकता को ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार को निष्पादित करें या व्यवहार करें। एक इसकी महत्वपूर्ण और आयाम है जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या यूं हम उसको प्रस्तुत करें कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी जो मॉडल है जिसमें प्रॉफिट एक महत्वपूर्ण आधार रहता है, तो फिर वो लोग पर्यावरण को लेकर भी कुछ उनकी भी अपनी योगदान है और होना चाहिए। उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री की बात कहते हैं तो जितनी इंडस्ट्रीज हैं वे सब उन सबको ये निष्पादित करना पड़ता है कि हमने जितनी नेचुरल रिसोर्सेज उखाड़ी हैं उतनी नेचुरल रिसोर्सेज हम प्लान करेंगे, उसको हम सफिस करेंगे। अब चूंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए सरकार ने एक ग्रीन क्रेडिटिंग का एक नया फॉर्मूला दिया है और आप FRI की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे ग्रीन क्रेडिटिंग का आपको एक वेब पेज मिलेगा जहाँ पर एक भी पौधा आप लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, आप उसको जियो टैग करके अगर आप भेजते हैं तो उसके लिए आपको ग्रीन क्रेडिटिंग के रूप में कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो जो पौधा आपने लगाया है उसको बड़ी इंडस्ट्रीज खरीद सकती हैं और उसके एवज में आपको पैसा दे सकती हैं। ये एक नया नियम है, तो ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर वो इंडस्ट्रीज लगा नहीं पा रही हैं तो वो ग्रीन क्रेडिट्स के रूप में आपके द्वारा लगाए गए पौधों को खरीद सकते हैं और आपको भी फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सबको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो फिर तो समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। ये समस्या है, सरकार ने भी नीतियां बनाई, इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी पेड़ पौधों को प्रमोट करने की क्रेडिटिंग की व्यवस्था बनाई, परंतु ये जनमानस में जनमानस में ये प्रचलित नहीं है। हो सकता है कि इसकी इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं की गई हो, इसको इतना ज्यादा इसका प्रचार नहीं किया गया हो,
कि लोगों को उसके बारे में मालूम है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रखी हैं, लेकिन जहाँ तक निष्पादन की बात है, वहाँ पर जो भी पॉलिसीज आती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इलेक्टोरल गिमिक्स में चली जाती हैं। और मैं ये कहूँ कि हर इलेक्शन से पहले बहुत चीज़ों पर बात होती है, लेकिन शायद पर्यावरण को लेकर कोई बात बहुत कम करता है। सब कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाए और न्यू पेंशन स्कीम को एबॉलिश किया जाए, इसी पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसे इलेक्शन लड़े हुए जाते हुए नहीं देखा जो केवल पर्यावरण पर बेस्ड हो। मैडम, इसमें से 3 इम्पोर्टेंट बिंदु हम लोग ने रेखांकित किया है इस डिस्कशन में। पहले बिंदु तो ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में पर्यावरण को लेकर सोचे समझे, उसके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने व्यवहार में सुधार लाए। दूसरी है इंडस्ट्रियल प्रोसेस का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और वो जो क्रेडिटिंग की बात आप कर रहे हैं तो उस क्रेडिटिंग कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने की कोशिश करें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम एक जागरूकता के अभियान के रूप में इस पर्यावरण की संकट को जूझने के लिए कार्य करें। परंतु आपने एक और डिस्कशन के माध्यम से अपनी बात कही, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की वजह है एक प्रकार के हम कह सकते हैं, जैसे गरीबी एक वजह है, और गरीबी की वजह से लोग एक जगह छोड़ के या पलायन करते हैं। तो इसको फिर हम कैसे, आप क्या इसके लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे ताकि माइग्रेशन को हम चेक करें और माइग्रेशन का जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम कुछ हद तक मिनिमाइज करें? देखिए, जो पोल्यूशन के सफरर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सफरर्स कौन से होते हैं? जो हमारे यहाँ का सबसे गरीब तबका होता है। हमारे घर में फिल्टर्स होते हैं, वाटर फिल्टर्स, हम प्योर, वी हैव एन एक्सेस टू प्योर वाटर, वी हैव एन एक्सेस टू क्लीन क्लोथ्स, बट आई थिंक द पुअर पीपल डोंट हैव एन एक्सेस टू क्लीन क्लोथ्स एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो विच इज आवर राइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज आवर राइट। अब जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो सबसे डिप्राइव्ड है। वो जो एक इक्विटी होती है, जो कि समान रूप से सारे रिसोर्सेस का सभी में वितरण, वो असंभव हो जाता है, क्योंकि जो गरीब है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जितनी ज़्यादा जो टाइफाइड के केसेस, कॉलेरा के केसेस आते हैं, वो जितने गरीब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनसे आते हैं। वो हमारे जो अपर लाइफस्टाइल के लोग हैं उनके पास, उनमें आप ये सब चीज़ें थोड़ा कम देखेंगे। दिखाई उनमें भी पड़ते हैं लेकिन थोड़ा कम देखेंगे। तो इन सेक्शंस को अपने यहाँ से, वो अपने ही जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे ही वो सब कुछ पा सके, उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए मेरे विचार से, जहाँ पर जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ड्वेल करते हैं, रहते हैं, उन जगहों पर उनके पुनरुद्धार के लिए वहीं पर जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ पर प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं की गई। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये महीना जून और जुलाई का है और इस समय बरसात के मौसम है, और खास करके जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है या एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है या जो भी दर्शक से जुड़े हैं, तो उनको क्या सुझाव आप देंगे कि बरसात के मौसम है कि इस समय भी हम कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट करें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित पर्यावरण मिले? देखिए, बरसात का मौसम है, बिल्कुल सही बात है। इस समय एक चीज हम कर सकते हैं, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन का मतलब वृक्षारोपण। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस समय है कि अगर हम ईच वन ऑफ अस प्लांट वन प्लांट ईच, तो एटलीस्ट जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पौधे काट दिए गए, डिफॉरेस्टेशन जो हुआ, उसको हम सफिस करने में एटलीस्ट कामयाब होंगे। हो सकता है उसका बेनिफिट हमें ना मिले, लेकिन आने वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और हमें एक क्रमबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला अगर टारगेट भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा तबका है जिनको आप एक नए सिरे से समझाकर
उनके व्यक्तित्व में एक सुधार ला सकते हैं। अन्यथा केवल अवेयरनेस प्रोग्राम कोई भी चेंज लाने में सक्षम नहीं है। आपको बहुत बहुत तहे दिल से आभार और शुक्रिया, आप समय निकाल के आए और हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। इसके लिए चर्चा चैतन्य यूट्यूब चैनल की परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से आभार और शुक्रिया। दोस्तों, ये चर्चा आपको किस प्रकार की लाभान्वित किया और इस चर्चा से आप क्या सीखे, मुझे लगता है जरूर उस पर आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी इस पर्यावरण के मुद्दों को, संकट को, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें और करते हुए अपने व्यवहार में, जैसे हम लोग की डिस्कशन सजेस्ट किया कि व्यक्ति अपने व्यवहार में किस प्रकार की पर्यावरण के संकट को सुधार सकता है, अपने व्यवहार में चेंजेस लाकर जरूर आप उस पर सोचें। और मेरा ये गुजारिश आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जरूर पर्यावरण के बारे में सोचें, समझें और अपने दैनंदिन जीवन में पर्यावरण को कैसे हम साथ लेकर और पर्यावरण के संकट को उभरने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, उस पर जरूर आप अमल करेंगे। यही इस विशेष चर्चा का सार्थकता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।